27/10/2023 को एक लेटर के माध्यम से हमारे को नौकरी से बाहर कर दिया गया था और तब से लेके आज तक हम कंटिन्यू धरने बैठे हुए हैं। इस बीच में हमारी दिल्ली सरकार से भी और बीजेपी सरकार से भी, दोनों सरकारों से बात हुई, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है अभी तक। रोजगार और रोटी पे राजनीति इतना घिनौना है भारत के लोकतंत्र और जनतंत्र में। तो धैर्य का बांध जो टूटता नजर आ रहा है, मैं वो लोग को चेतावनी देता हूं कि कहीं ये धरना तांडव का रूप न ले ले। अपना हक मांगना, अपने राइट्स मांगना कहीं गलत तो है नहीं। हमें तो 120 दिन का भी समय नहीं दिया गया। 31 अक्टूबर हमारे इतिहास में ऐसी रात वो लिखी गई, उसके बाद भी हमारे साथ इतनी हरेसमेंट हुई। अपना हक मांगने के लिए हम सचिवालय में बैठे तो सुबह आग खुलते खाते पुलिस हमें डिटेन कर लिया जाता था, बदतमीजी की जाती थी, कपड़े फाड़े। तो सरकार या तो फिर इस चीज़ का वेट कर रही है कि कब ये मरे। आगे इस चीज़ का लंबा मुद्दा ना बनाते हुए इन लोगों को इनका रोज़गार दे दिया जाए, ना कि फुटबॉल की तरह यूज़ किया जाए। दिल्ली सरकार पाले में फेंकती है केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार पाले में फेंकती है दिल्ली सरकार के। हमारा रोजगार में वापस कर दो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ एलजी साहब से और सीएम साहब से। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ दिल्ली की गर्मी का हम टेम्परेचर देखें तो 44 से 50 डिग्री तक के पास टेम्परेचर पहुंच चुका है। और इस तपती हुई धूप में हर लोग, यहाँ तक कि आईएमडी ने भी ये निर्देश दिए हैं कि इस बीच घर से ना निकला जाए, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि किसी के भी बीमार होने के चांसेस है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इसी धूप में, इसी तपती हुई गर्मी में आज दिल्ली के राजघाट पर कई ऐसे 10,000 परिवार बैठे हुए हैं जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये वो परिवार हैं जो डीटीसी बस के अंदर मार्शल का एक टाइम पे काम कर रहे थे और अक्टूबर में इनकी नौकरियां इनसे छीन ली गई। लेकिन ये तब से कंटिन्यू धरने पर बैठे हुए हैं। धूप इतनी तेज़ होने के बावजूद, गर्मी इतनी तेज़ होने के बावजूद भी ये टस से मस नहीं हुए हैं। इनकी बस एक ही मांग है कि इनका रोज़गार इन्हें दे दिया जाए। चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से कि क्या कुछ कहना है उनको, कब तक उनको न्याय मिलेगा। सर बताइए, क्या नाम है? मैम नमस्कार, मेरा नाम संदीप भारद्वाज है। मैम आज हमारे को इस धरने में 222-23 दिन हो गए हैं मेरे हिसाब से, और टेम्परेचर भी आप देख रहे हो कि 40 के पार है। हमारी नौकरी 27/10/2023 को एक लेटर के माध्यम से हमारे को नौकरी से बाहर कर दिया गया था और तब से लेके आज तक हम कंटिन्यू धरने बैठे हुए हैं। इस बीच में हमारी दिल्ली सरकार से भी और बीजेपी सरकार से भी, दोनों सरकारों से बात हुई, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है अभी तक। इस दौरान कुछ साथी, क्योंकि मायूसी इतनी है, अगर बेरोजगारी है तो मायूसी लाजमी बनती है, उसमें हमारे साथी भी कुछ एक्सपायर हो गए हैं और हालत ऐसे आ गई अब इनके घर पे खाने को कुछ नहीं है। और हम सरकार से, केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं जितना जल्दी हो सके हमारे रोजगार के लिए सोचें और उस पर कार्य करें। अब हमें किसी के आश्वासन में या किसी की झूठी भीड़ में, किसी के झूठे प्रोग्राम में शामिल नहीं होना। विधानसभा तक भी आपकी बात पहुंची थी, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं निकला। फिर ये पता चला कि बीजेपी ने भी आपको कई तरीके के वादे किए कि चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपके लिए सोचेंगे। तो चुनाव भी निपट गया, लेकिन आपकी जो सिचुएशन है वो जस के तस ही बनी। मैम हम 2 दिन पहले हर्ष मल्होत्रा जी से मिले थे, वो केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क केंद्रीय मंत्री। उनसे भी हम मिले थे। उनको एक लेटर के माध्यम से हमने उनको बताया कि आपके 7 सांसद लोकसभा पहुंच गए हैं। आपके सांसदों ने वादा किया था कि जिस दिन हमारी जीत पक्की हो जाएगी हम आपके रोजगार के लिए पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, लेकिन उस बात पे भी वो सब फेल है। ठीक है, हम एलजी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारा प्रस्ताव लेके आओ। हम दिल्ली सरकार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा मंत्री जेल में है। क्योंकि मैम दिलासा दोनों जगह है। दिलासा से पेट नहीं भरता, यहाँ पेट भरेगा रोजगार से, मेहनत से। ठीक है, मेहनत हम अपनी 100 की 100 कर रहे हैं, लेकिन उस पर फोकस सरकार नहीं कर रही है, वो सिर्फ यूज कर रही है। ठीक है, आगे अगर कोई भी ऐसी स्थिति आ गई कि हम प्रोटेस्ट जो करेंगे, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है, उसकी जिम्मेवार दिल्ली सरकार और बीजेपी सरकार है। ये दोनों सरकार ही हैं उसकी जिम्मेवार। तो है सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल किया गया आपको? मैडम ये लोग की जो राजनीति है, रोजगार और रोटी पे राजनीति इतना घिनौना है भारत के लोकतंत्र और जनतंत्र में। इस पे राजनीति न करें, कोई भी पार्टी हो,
और मैं विशेष करके आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज के बाद 8 महीने ये बच्चे धरने पर हो गए, अगर आज के बाद कोई भी तांडव या कोई भी अनहोनी होती है तो बहुत लोग जा चुके हैं, लेकिन आज के बाद जो धैर्य का बांध जो टूटता नज़र आ रहा है, तो कहीं मैं वो लोग को चेतावनी देता हूं कि कहीं ये धरना तांडव का रूप न ले ले, जिसका जिम्मेदार ये तीनों भुक्तभोगी होंगे। ये धरने के बच्चे भुक्तभोगी नहीं होंगे। एक तरफ दिल्ली के लोगों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं धूप में ना निकले, और इतनी ज़्यादा धूप में आप लोग बैठे हुए हैं। अगर कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? एलजी होंगे, दिल्ली सरकार होगी और भारत सरकार भी है। हाँ, क्योंकि देखो ये जो बच्चे हैं ये रोजगार और रोटी के सताए हुए हैं, ये लोग का कोई गुनाह नहीं है, ये लोगों पे गुनाह थोपा गया है और सब राजनीति कर रहे हैं। लोकतंत्र में, जनतंत्र में सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन न्याय दिलाने के पास किसी को जिम्मेदारी नहीं है। बीच कैसे अब घर परिवार कैसे चल पा रहा है? देखिए, अभी तक तो विधानसभा में जो चर्चा हुआ था, बच्चे कर्ज लेकर के इधर से उधर से कुछ आश्वासन के तहत अपना रोजी रोजगार चला रहे थे, लेकिन आज का जो आप इस समय पे राजघाट पे आप मौजूद हैं, आज का जो समय है, या तो ये फांसी खा जाएंगे या तो किसी को फांसी दे देंगे। आज का जो समय बता रहा है, जो 46 से ऊपर जो टेम्परेचर है, सरकार के द्वारा ये हो रहा है कि घर से बाहर नहीं निकलो, लेकिन ये बच्चे रोजगार पे हैं तो इनकी सूद कौन लेगा? क्या लगता है, केजरीवाल जी तो जेल में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम पद भी नहीं छोड़ेंगे, और ऊपर से जो काम उनको करना चाहिए वो प्रॉपर कर भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि कब से आप अक्टूबर से कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, तो क्या कहें? तो ये तो सबसे शर्मनाक हरकत है। अगर आप दिल्ली के जेल में रहकर अगर आप नहीं चला पा रहे, आपकी बात कोई नहीं सुन पा रहा, तानाशाही चल रही है, तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अपने पदों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं इतनी तपती धूप में और आपके दिशा निर्देश ये हैं कि भाई इतनी तपती धूप में आपको बाहर नहीं निकलना है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो हमारे साथ ऐसी बदसलूकी कर रही है। क्योंकि घर परिवार तो सबके ही हैं और हमारे भी हैं, तो अपना हक मांगना, अपने राइट्स मांगना कहीं गलत तो है नहीं। अगर गलत थे, अगर हमारी त्रुटियाँ थी, हमारी भर्तियाँ गलत थी, तो मैं दोनों सरकार से कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस त्रुटि में आपके भी अधिकारी शामिल हैं, तो आप उनकी गलतियां ना छुपाएं, वो भी बराबर के दोषी हैं। क्योंकि 2013 में निर्भया कांड के बाद हमारे को 2015 में बसों में डिप्लॉय कर दिया गया वुमेन सेफ्टी के लिए, और वुमेन सेफ्टी स्कीम भी यही चीज़ निकली थी। तो उस दौरान इनके अधिकारी कहाँ सो रहे थे, कहाँ पर थे कि इनको यही नहीं पता था कि मार्शल की एक्ट 1968 के एक्ट के ब्याह पे कहीं रोजगार नहीं कर सकते, कहीं डिप्लॉयमेंट इनकी नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों? वहाँ एलजी साहब नहीं थे, या वहाँ पे आईएएस अधिकारी नहीं थे, या हमारे एसडीएम साहब मौजूद नहीं थे, या सरकारें मौजूद नहीं थी, या हम खुद ही लग गए। इन सब चीज़ों के गुनहगार ये लोग भी हैं। और मैडम दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कहीं भी अगर किसी को भी आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं तो उसको 120 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है कि भाई आपको 120 दिन के बाद टाइम नहीं है, आपको जो है रिज़ाइन करना होगा। हमें तो 120 दिन का भी समय नहीं दिया गया। 31 अक्टूबर हमारे इतिहास में ऐसी रात वो लिखी गई, उसके बाद भी हमारे साथ इतनी हरेसमेंट हुई। अपना हक मांगने के लिए हम सचिवालय में बैठे तो सुबह आँख खुलते खाते पुलिस हमें डिटेन कर लिया जाता था, बदतमीजी की जाती थी, कपड़े फाड़े, बहुत चीज़ें इन्होंने करी। तो मैं कम शब्दों में बस यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कृपया करके अगर ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है तो सरकार इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दे हमारा रोज़गार देने में, क्योंकि ये काम ना इतना मुश्किल नहीं है। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आप बीसीसीआई वर्ल्ड कप में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, आर्टिकल 370 में कर सकते हो, 3 तलाक पे आप बोल सकते हो, तो 10,792 लोगों के रोज़गार के लिए अगर आप बोल सकते हो तो ये कहीं गुनाह नहीं है। दोनों सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आगे इस चीज़ का लंबा मुद्दा ना बनाते हुए इन लोगों को इनका रोज़गार दे दिया जाए, ना कि फुटबॉल की तरह यूज़ किया जाए। दिल्ली सरकार पाले में फेंकती है केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार पाले में फेंकती है दिल्ली सरकार के। तो हम किसी भी राजनीति का कोई पार्ट नहीं बनना चाहते, ना पहले ना अब। हम जैसे थे हमें हमारा रोज़गार दे दिया जाए, क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है। आने वाले टाइम में कहते हुए भी शर्म आती है कि हम इस देश के युवा हैं, ये युवाएं हम इस देश के, ये हकीकत है। आप देख लो यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, ये युवा है आज रोड पे बैठा हुआ है,
किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने कुछ, और जॉब है नहीं। जब हमारा एज फैक्टर था, कई गवर्नमेंट सर्विसेज में हम अप्लाई कर सकते थे, वो एज कैटेगरी हम क्रॉस कर चुके हैं। रोजगार हमें कोई देगा नहीं। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वो हमसे एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं। सिविल डिफेंस में आज तक कोई एक्सपीरियंस लेटर मिला नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं, जब इतना खिलवाड़ हमारे सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने हमारे साथ कर दिया और इन सरकारों ने कर दिया, तो अब शेष मरने के अलावा कुछ बचता तो है नहीं। हाँ, बस ये है कि सरकार की नींद खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम में और भी ऐसे हरजाने भुगतने पड़ेंगे। अभी कुछ लोग शहीद हुए हैं, कुछ अभी इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं, कुछ और हो जाएंगे। तो सरकार या तो फिर इस चीज़ का वेट कर रही है कि कब ये मरे और जल्दी इनको छुटकारा मिले, तो ये चीज़ गलत है। मैं नहीं चाहता। आज भारत स्वतंत्र जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम स्वतंत्र अभी पूर्ण रूप से हुए नहीं है। कहीं ना कहीं अभी कमी रह गई है किसी ना किसी चीज़ की। और सबसे बड़ी बात है युवा, आज युवा रोड पे है, और यूथ की तो इतना वैल्यूएबल बताया गया हर चीज़ में। तो अभी हालांकि में आप देखेंगे नीट के ऊपर भी, तो भारत पे, हमारे देश में ये चीज़ें चलती आ रही हैं। रोज़गार के लिए भी, अपने हक के लिए भी डिफेंस करना पड़ रहा है। तो मैं ये चीज़ें नहीं मानता कि हमारे भारत की इकोनॉमी बिल्कुल ठीक चल रही है, या आने वाले टाइम में बस इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। अगर ये सुधारना चाहें तो रोज़गार अगर हमारा ये वापस दे दें। आज भी हाथ जोड़कर खड़े थे और कल भी हाथ जोड़कर खड़े हैं कि हमें हमारा रोज़गार दे दिया जाए। हम इसके अलावा कुछ नहीं मांगते, कोई हमारी डिमांड नहीं है। मैं मैडम 8 महीने हो गए यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं, और आदरणीय हमारे बड़े भाई एलजी साहब वीना कुमार सक्सेना जी जो हैं, और हमारे आईएएस ऑफिसरों को नमन करता हूँ, उनके श्री चरणों प्रणाम करता हूँ। और उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 2 रास्ते थे, एक उत्थान का और एक पतन का। उत्थान के रास्ते में सफलताएं थी, खुशियाँ थी। बच्चों के, जैसे हमारे बच्चे हैं उनको दूध मिलता, हमारे बच्चों को स्कूल की फ़ीस जमा होती, और जैसे हमें 2 वक्त की खुशी की रोटी मिलती। खुशियाँ हमारे जीवन में होती। एक रास्ता ये था, और दूसरा रास्ता पतन का था, जिसमें हमारे को बेरोजगारी मिली, कदम कदम पर लाचारी मिली, बेबसी मिली, आंसू मिले। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाइयों से कि आपने हमारे लिए ये रास्ता क्यों चुना? आप 2 रास्ते, उत्थान और पतन का, आपने हमारे लिए पतन का ही रास्ता चुना। ऐसा हमने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने हमारे लिए पतन का रास्ता चुना? तो मैं यही कहना चाहता हूँ उनसे कि हमारा तो कोई कसूर नहीं था, फिर भी हमें नौकरी से निकाल दिया गया, तो आपने ये रास्ता हमारे लिए क्यों चुना? अरे हमारे लिए खुशियों का रास्ता चुनते, हम तो वैसे भी देश सेवा करने में। अगर उस बीच भी बाद में आपके निकाले जाने के बाद भी वापस से भर्तियां हुई हैं। उस पर तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, वो तो होमगार्ड की भर्ती हुई, हमारी भर्ती, हमारी पोस्टें तो अभी भी खाली पड़ी हैं। बसों में देखो कहाँ तुम्हें मार्शल मिलेंगे, बसों में हमारी पोस्टें भी खाली पड़ी हैं। आप हमें कोई नया रोजगार सर्जन नहीं कर रहे हो, पुराने रोजगार पर हमारे को वापस दे दो, हमारा रोजगार में वापस कर दो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ एलजी साहब से और सीएम साहब से बस।